10 क्वेश्चन इससे पहले वाले क्लास में बता दिए थे फिजिक्स एग्जाम के लिए आप लोगों को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट सेक्शन में बना दिया गया है, वहां पे आप आसानी से देख सकते हैं। स्टार्टिंग से सभी क्वेश्चन को बताया गया है और उसमें कंप्यूटर साइंस का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है जिसमें आप लोगों को कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन बताया गया है। हम लोग 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला कर चुके थे। अब उसके बाद 11 नंबर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए रोड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर इज। यहां से बोल रहा है कि एक रॉड है और एक थिन वायर है, दोनों कॉपर का है। बोल रहा है कि जो रॉड है और यहां पे थिन वायर है, इसका जो रेसिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, वो क्या होगा इसके कंपैरिजन में। इसका ज्यादा होगा या फिर कम होगा, तो ये बताने के लिए बोल रहा है। तो याद रखिएगा कि जो रेसिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, वो ना ही लेंथ पे डिपेंड करता है और ना ही एरिया पे डिपेंड करता है। तो इसका लेंथ और एरिया बड़ा हो या छोटा हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों जो मटेरियल है वो कॉपर का यूज किया गया है, इसीलिए इसका वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करता है आपका, याद रखिएगा, टेम्परेचर के ऊपर और नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो रॉड का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होगा कंपेयर टू वो थिन वायर, वो हमेशा सेम रहने वाला है क्योंकि दोनों कॉपर का मटेरियल है। उसके बाद 12 नंबर में देखते हैं। ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही आंसर देंगे कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। और आप लोगों को एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर पूछेगा जिसमें आप लोगों को एसआई यूनिट पूछा जाएगा, क्योंकि हर बार एसआई यूनिट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो जो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो वोल्ट मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा दिमाग में रखना है कि वोल्ट मीटर होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोर्टीन नंबर में देखते हैं कि नेम द मटेरियल। उस मटेरियल का नाम बताना है विच गिव लेस रेसिस्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो रेसिस्टेंस को कम कर देता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो याद रखना है कि रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, और रेसिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। कब? जब केस होगा कंडक्टर का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जब बात आएगा सेमी कंडक्टर का। अब यहां पे देखना कि बोल रहा है कंडक्टर के केस में टेम्परेचर को बढ़ाने पे रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और सेमी कंडक्टर के केस में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपका रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इनमें से देखना है कि कौन सेमी कंडक्टर है, क्योंकि पूछ वही रहा है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो तापमान में वृद्धि के साथ जब तापमान को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जो सोना रहता है, गोल्ड, वो तो है कंडक्टर, सिल्वर भी है कंडक्टर और मरकरी भी है कंडक्टर। तो आपका जो बच गया वो सिलिकॉन है, ये है सेमी कंडक्टर। इसका मतलब यह है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गारंटी के साथ है कि रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। और वही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसमें जब तापमान को बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा।
तो 14 नंबर में क्लियर होता है कि ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर है। 15 नंबर में देखते हैं एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन है वो इंटर करता है कैसा, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री के एंगल से, टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी, कैसा होगा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है यहां पे, यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें 90 डिग्री से, मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाता है और इसके अंदर इंटर कर जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसको फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है वो अंदर में गोल गोल घूमना शुरू कर देगा, राइट। तो जब ये गोल गोल घूमना शुरू कर देगा तो वही पूछ रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन 90 डिग्री से अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में तो यहां पे क्या हो जाएगा, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सर्कुलर, क्योंकि गोल गोल घूमना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहां से हो गया 15 नंबर में ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि इफ EA be the electric field, a strength of a short dipole at a point on its axial line का बात कर रहा है और इक्वेटोरियल लाइन का बात कर रहा है एट ए सेम डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ये डायपोल क्या होता है कि यहां पे एक पोल और यहां पे एक पोल, यहां पे O पॉइंट, और इसी के अलोंग जो फोर्स लगता है इसको बोला जाता है EA, मतलब एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे जो इक्वेटोरियल फोर्स लगता है। और यहां पे वर्टिकल लाइन पे जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं EE, जो यहां पे दिया हुआ है इक्वेटोरियल लाइन पे जो फोर्स लगता है। बोल रहा है कि यहां और यहां के बीच में जो फोर्स लगता है उसके बीच का रिलेशन क्या है। तो यहां 4 ऑप्शन दिया गया है। हम लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला ये होता है कि P अपॉन एक्स क्यू। इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला ये होता है और एक्सियल लाइन पे जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है दोनों में सेम चीज है, बस यहां पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब जो एक्सियल पे फोर्स लगता है और इक्वेटोरियल पे फोर्स लगता है इसके कंपैरिजन में ये डबल लगता है। मतलब यहां पे EA है वो 2 टाइम्स है, तो यहां पे जहां पे 2 टाइम्स होगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहां पे देखना EA इज इक्वल टू 2 टाइम्स देन EE, क्योंकि सब कुछ दोनों में सेम है, सिर्फ वो दुगना हो जाता है। तो EA है वो दुगना है किससे, EE से, इक्वेटोरियल लाइन से। तो यहां पे 16 नंबर में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका फॉर्मूला के अनुसार से। उसके बाद 17 नंबर में बोल रहे 2 पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन। 2 पैरेलल कंडक्टर हैं, एक ही डायरेक्शन में करंट को ले जा रहा है, आई जा रहा है ऊपर, उसमें भी जा रहा है ऊपर, दोनों कैसा है, पैरेलल कंडक्टर है। तो बोल रहा है कि कैसा काम करेगा, जो फोर्स लगेगा आपस में वो क्या होगा। तो हमेशा याद रखना है कि जब 2 पैरेलल कंडक्टर एक डायरेक्शन में करंट को ले जाता है तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार से, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि जब 2 कंडक्टर एक ही डायरेक्शन में करंट ले जाएगा तो उसके ऊपर जो फोर्स लगे वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो 17 नंबर में हो जाएगा अट्रैक्ट ईच अदर।
18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटेंस विल बी। जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होता है वो क्या होता है, तो कैपेसिटर का जो ऐसा यूनिट होता है वो हमेशा फैराडे होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट एक लाइन का क्वेश्चन होता है। उसके बाद 19 नंबर में देखते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ रहा है, डेफिनेशन से। एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये बोलता है कि अगर कोई भी क्लोज लूप उसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे और बी डॉट डी एल वेक्टर हमेशा म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होता है। ये इसका स्टार्टिंग डेफिनेशन ही ये बोलता है। तो जहां पर ये दिख रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखना कि ए चार्ज Q इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज Q है यो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सच दैट वेलोसिटी v इज परपेंडिकुलर टू b। जो वेलोसिटी v होगा वो परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री में। ये यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज Q है वो इसके अंदर मूव कर रहा है। चार्ज Q अंदर में घूम कर रहा है। When the force acting on the charge is, तो जब Q चार्ज इसके अंदर मूव कर रहा है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है Q V B और साइन थीटा। हम लोग जान रहे हैं कि ये 90 डिग्री में काम कर रहा है क्योंकि यहां पर डायरेक्ट बोल रहा है कि सच दैट वेलोसिटी v इज परपेंडिकुलर टू b। जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच का और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, मतलब साइन 90। और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो f का जो वैल्यू लास्ट में आएगा वो हो जाएगा QVB। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हो जाएगा कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और उसके बीच का जो वेलोसिटी है वो 90 डिग्री है, तो जो फोर्स लगेगा वो ऐसा लगेगा। फोर्स लगता है QVB साइन थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन B एंड V। तो एंगल परपेंडिकुलर बोल रहा है, मतलब 90 डिग्री। 90 को यहाँ पे बैठा है, साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, तो QVB इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, QVB। तो हम लोग यहाँ तक 20 तक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। और जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया उन सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा और हो सकता है कि यहीं से भी रहेगा, ज्यादा चेंज नहीं करेगा क्वेश्चन।